सो हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. ओके, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट थ्री रेगुलेशन by which kidney function is regulated. First is hypothalamic regulation, second is RAS mechanism. RAS का full form है renin angiotensin aldosterone system, and last atrial natriuretic factor. Okay, so here first we will discuss about hypothalamic regulation. So first I'll give a condition: a person having low BP, person having low BP, low GFR. GFR का full form है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ओके, तो पर्सन का ब्लड प्रेशर लो है, जीएफआर लो है, ब्लड वाटर जो है वो कम है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, दूसरा क्या है? डायूरेसिस इंक्रीज हो गया है. अब ये डायूरेसिस है क्या? तो डायूरेसिस का मतलब है कि यूरिन जो है उसके अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होना एज कंपेयर टू नॉर्मल. नॉर्मली जो वाटर कंटेंट है उससे ज़्यादा वाटर कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होगा इन यूरिन, इज कॉल्ड डायूरेसिस. यहाँ तक समझ में आया बेटा? अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ये कंडीशन हुई जिसमें ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे हम रेगुलेशन कैसे करें? तो हाइपोथैलेमस जो है, ठीक है, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन इन विच hypothalamus contain osmolarity receptors. Hypothalamus contain osmolarity receptors which check osmolarity of blood. If osmolarity of blood will increase, hypothalamus will be stimulated. Clear? कौन stimulate करेगा? Receptors, osmolarity receptors. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा वो क्या सिंथेसाइज करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. क्लियर? ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिंथेसाइज करने का काम जो है वो बेटा कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है. बट जो सिक्रीशन का काम है, रिलीज करने का काम जो है वो कौन करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो एक बार सिंथेसिस हो गया तो हार्मोन जो है वो एंटर हो जाएगा इसके अंदर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर. तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोरेज का भी काम करता है. क्लियर? रिलीज भी करेगा, स्टोरेज भी करेगा, बट सिंथेसाइज नहीं करेगा. क्लियर? यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, ठीक है, लिखा है एंटी डायूरेटिक, मतलब ये डायूरेसिस जो है उसको क्या करेगा बेटा? प्रिवेंट करेगा. क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? एडीएच. कहाँ रिलीज करेगा? तो ब्लड के अंदर रिलीज करेगा. जैसे हमको पता है कि हॉर्मोन्स जो है वो कहाँ सिक्रेट होते हैं? डायरेक्टली इनटू द ब्लड, एंड फिर वो टारगेट ऑर्गन पे जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हुआ एडीएच, वो कहाँ पहुँचेगा? किडनी में पहुँचेगा थ्रू ब्लड. ठीक है, यहाँ पे किडनी में स्पेसिफिक वो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पे एक्ट करेगा? तो कौन से पार्ट पे एक्ट करेगा बेटा? तो डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. क्लियर? इतना? तो यहाँ पे डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा देगा. जो वाटर कम हो गया था ब्लड में, इसने क्या किया? वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा दिया. यहाँ तक समझ में आया? तो उससे क्या हो जाएगा? डायूरेसिस डिक्रीज हो जाएगा. वाटर का जो लॉस हो रहा था यूरिन से वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एंड ब्लड वाटर जो है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ऐसी कंडीशन में ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाएगा. वाटर कंटेंट इंक्रीज हो गया, ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. यहाँ तक समझ में आया बेटा? देखो, अब ये सारी जो कंडीशन क्रिएट हुई है, ठीक है, ये क्या करता है? फीडबैक मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है. ठीक है, तो ये क्या करेगा? एडीएच के इनहिबिशन को, एडीएच का जो भी रिलीज है उसको इनहिबिट कर देगा. तो यहाँ पे ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो क्रिएट हो जाएगी. यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखें हम कि सेम कंडीशन है, ये कंडीशन तो है ही,
ठीक है, जिसमें ब्लड प्रेशर लो है, जीएफआर लो है, ब्लड वाटर जो है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड जो है वो इंक्रीज हो गया है, डायूरेसिस जो है वो भी इंक्रीज हो गया है, प्लस आयोनिक इम्बैलेंस हुआ है, मतलब कि सोडियम जो है, यहाँ पे मैं लिख दूं आयोनिक इम्बैलेंस, मतलब कि यहाँ पे सोडियम जो है वो भी क्या हो गया है बेटा, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रास मैकेनिज्म के अंदर अभी हम रास मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने पढ़ा था जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, तो यहाँ जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो है वो 2 सेल से बनता है। एक प्रेजेंट होगा डीसीटी के अंदर, जो सेल प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड मैक्यूला डेंसा, और दूसरा एफेरेंट आर्टरियोल के अंदर जो सेल प्रेजेंट होंगे बेटा उसको हम बोलेंगे जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। वो कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। उसका मेन रोल है रास के अंदर। कैसे समझाती हूँ, देखो ये जो मैक्यूला डेंसा है ना, वो क्या करता है कि ये डिटेक्ट करता है ब्लड के अंदर सोडियम इफ डिक्रीज हुआ तो वो किस पे एक्ट करेगा, जेजी सेल पे, और जेजी सेल जो है वो क्या हो जाएगा, स्टिम्युलेट हो जाएगा, और क्या रिलीज कर देगा, रेनिन रिलीज कर देगा। ठीक है, अब होगा कि रेनिन क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो मिल्क प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करने का काम जो है वो कौन करता है, रेनिन करता है। तो वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो रेनिन था वो कैसा रेनिन था, एज अ एंजाइम था। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो रेनिन प्रेजेंट होगा इस मैकेनिज्म के अंदर जो किडनी से रिलीज हो रहा है, उस रेनिन को क्या बोलेंगे हम, हार्मोन, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेनिन है वो क्या करेगा, लीवर से एक और हार्मोन रिलीज होता है, इनएक्टिव हार्मोन, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। क्या नाम है बेटा, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन करेगा, रेनिन करेगा। यहां तक समझ में आया। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है वो भी इनएक्टिव है, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। इतना समझ में। अब ये कौन करेगा, तो बेटा लंग्स जो है ना उससे एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्लियर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अभी अपना हीरो रेडी हो गया है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो अपना मेन कैरेक्टर है रास मैकेनिज्म के अंदर। कैसे, तो ये जो है वो 2 तरीके से काम करता है बेटा। ठीक है, एक कि वो आल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है एंड एक स्टेरॉइडल हार्मोन जो है जिसका नाम है आल्डोस्टेरोन, उसको रिलीज करवाएगा। तो यहाँ पे आल्डोस्टेरोन जो है वो क्या करेगा, सोडियम, याद रखना, सोडियम एंड वाटर एब्सॉर्प्शन इंक्रीज करवाएगा। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट से, तो अगेन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ तक समझ में आया। तो आल्डोस्टेरोन ने क्या किया, आयोनिक बैलेंस कर दिया। ठीक है, और दूसरा ब्लड वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। देखो दूसरी मैकेनिज्म, यहाँ पे ये जो एंजियोटेंसिन 2 है तो वो है पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, मानो कि ये है ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल का डायमीटर है। ठीक है, उसको मैं डिक्रीज कर दूं, ये डायमीटर डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम, वासोकंस्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, उसको क्या बोल दिया हमने, वासोकंस्ट्रिक्शन। क्लियर, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, सॉरी तो जीएफआर एंड ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो दोनों मैकेनिज्म के अंदर हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, जीएफआर इंक्रीज कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, बट अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे हमने वाटर रीएब्सॉर्प्शन इंक्रीज करवाया। ठीक है, यहाँ पे भी वाटर रीएब्सॉर्प्शन तो इंक्रीज होगा ही रास के अंदर, बट हम और क्या करेंगे, वासोकंस्ट्रिक्शन भी करवाएंगे। तो यहाँ पे 2 मैकेनिज्म हुई। ठीक है, दूसरा एक डिफरेंस मैं बताऊं, यहाँ पे आयनिक जो बैलेंस है वो नहीं होगा, जबकि यहाँ पे आयनिक बैलेंस भी हो जाएगा रास मैकेनिज्म से। क्यों, क्योंकि आल्डोस्टेरोन काम करेगा।
क्लियर, इतना समझ में आया? ओके, अब देखो लास्ट मैकेनिज्म। अब ये रास की वजह से वो जो सब इंक्रीज है, GFR इंक्रीज है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे रास जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो क्या करेगा, तो यहाँ पे एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो क्या है, एक हार्मोन है। कहाँ से रिलीज होता है, तो वो रिलीज होगा हार्ट ऑफ एट्रियल वॉल। जैसे ही वो रिलीज होगा वो क्या करवा देगा, वासोडाइलेशन, क्योंकि वो क्या है, वासोडाइलेटर है। तो यहाँ पे जो रास की वजह से जो वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट थी, उसका डायमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर एंड GFR जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा या फिर रेगुलेट हो जाएगा। तो ऐसे हमने पढ़ी 3 मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें फर्स्ट था हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन, सेकंड इज रास मैकेनिज्म एंड लास्ट एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रेगुलेशन। बेटा एक चीज इसमें ध्यान देना कि जो हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन है और रास मैकेनिज्म है, उसके अंदर GFR इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जबकि एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का जो भी रेगुलेशन है उसके अंदर GFR जो है वो डिक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का जो रेगुलेशन है वो रास और हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन से अपोजिट है, उन दोनों का फंक्शन जो है वो अपोजिट है। तो यहाँ पे ANF क्या हो गया, ये दोनों मैकेनिज्म के लिए एंटागोनिस्ट हो गया। क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आया हो क्लियरली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।